हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद होम क्लासेस में मैं अमित कुमार आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और इससे पहले हम आपको पढ़ा रहे थे नेम रिएक्शन की सीरीज मैंने चालू की हुई है। इसमें 4 लेक्चर, आज का चौथा लेक्चर होगा। ये 3 लेक्चर हो चुके हैं, चौथा लेक्चर आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 18 नंबर की रिएक्शन होगी। कौन सी? वो है फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया। तो आइए देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया क्या होती है। तो जनरली फ्रीडल क्राफ्ट प्रक्रिया होती क्या है, इसमें एरोमेटिक यौगिक लेते हैं जैसे कि बेंजीन या बेंजीन के यौगिक, और उसको क्या करवाते हैं एल्किल क्लोराइड, एस्टिल क्लोराइड या एस्टिक एनहाइड्राइड या बेंजाइल क्लोराइड से। तो ये यौगिक क्या होते हैं अब क्रिया के द्वारा ही देखते हैं। आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया जैसे कि फ्रीडल क्राफ्ट होती क्या है, तो मैंने कहा AlCl3 की उपस्थिति में एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक बोले तो AR-H एरोमेटिक यौगिक या इसके व्युत्पन्न, इसके डेरिवेटिव अगर क्रिया करते हैं AlCl3 कैसा होता है तो निर्जल होता है। ध्यान रखिएगा, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव क्रिया करते हैं और क्या देते हैं एल्किल या एस्टिल व्युत्पन्न देते हैं। एल्किल या एसिटिल समूह के नए यौगिक देते हैं। तो यहाँ पर क्या देंगे, जैसे ये क्रिया करेंगे तो किसके साथ क्रिया करेंगे तो CH3Cl, CH3COCl या CH3COO, ये O CH3CO, ये एस्टिल क्लोराइड, ये एल्किल क्लोराइड, ये एस्टिल क्लोराइड, ये एस्टिक एनहाइड्राइड, और एक होता है C6H5CO शेयर, ये बेंजाइल क्लोराइड होता है। तो इनमें से किसी से भी अगर क्रिया करते हैं तो नए नए उत्पाद देते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो अब हम इसको बताएंगे आपको एक एक क्रिया के द्वारा कि कैसे ये क्रियाएं होती हैं। आप इनको सीखेंगे और जानेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया क्या होती है। तो मैंने कहा निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कोई एरोमेटिक यौगिक, वो बेंजीन भी हो सकता है, टॉल्यूइन भी हो सकता है या फिनॉल भी हो सकता है, क्लोरोबेंजीन हो सकता है, उन पर ये क्रियाएं अटैक करती हैं। अब आपको पता होना चाहिए बेंजीन पर आर्थो, मेटा और पैरा कब पोजीशन अटैक होती है, यानी कौन सा क्रियात्मक समूह कब आर्थो पर, कब मेटा पर और कब पैरा पर अटैक करता है, इसको आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैंने इसके पहले जो एरोमेटिक यौगिकों की एक क्रिया जो कि सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण और हैलोजनीकरण की बताई है, उसमें आपको बता रखा है, वहां जाके देख सकते हैं आप। तो यहाँ से देखिएगा ये क्रियाएं होंगी और ये क्या बनाएंगे, ये नए नए व्युत्पन्न बनाएंगे। अब ये तो हो गई हमारी, ये फॉर्मेट हो जाता है पूरा कि ये इतने पदार्थ क्रिया करेंगे, किसकी प्रेजेंस में करेंगे तो AlCl3 की प्रेजेंस में करेंगे, और किससे क्रिया करेंगे तो बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं, तो डेरिवेटिव्स हो सकते हैं। अब इनसे क्रिया करवा लेते हैं, एक एक करके एग्जांपल देते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो अगर एल्किल समूह जुड़ रहा है, क्योंकि ये वाला एल्किल समूह CH3 जो है, ये CH3 ये मेथिल समूह कहलाता है, एल्किल समूह भी कहलाता है। अगर यहाँ पे C2H5 लेना चाहे तो एथिल हो जाएगा, C3H7 लेंगे तो प्रोपिल हो जाएगा। तो ये एक तरह से एल्किल समूह का जुड़ना एल्कलीकरण कहलाता है, इसलिए इस क्रिया का नाम स्पेशली हो जाता है एल्कलीकरण अगर CH3 जुड़ रहा है तो। और Cl निकल जाता है। Cl किसके साथ जाता है तो ये वाला जो H दिख रहा है इसके साथ HCl बनाकर ये निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बाहर हो जाता है। और दूसरी बात, यहाँ पर टेम्परेचर भी देते हैं, कितना देते हैं 300 या 350 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे दिया जाता है, जिससे गर्म हो जाता है। अब यहाँ पर अगर ये इससे क्रिया कर रहा है तो ये एस्टिल समूह से क्रिया करेगा, यहाँ पर भी एस्टिल समूह से क्रिया करेगा, लेकिन इस बार H ना निकल करके CH3COCl यहाँ भी जुड़ जाता है और ये एस्टिक अम्ल बना लेते हैं, ये वाले एस्टिक अम्ल बना लेते हैं। तो अगला देखिएगा इसके बाद, फिर यहाँ पर ये बेंजाइल है, CH3 के अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ CH3 ना होकर CH5 हो जाता है, CO है तो इसको बेंजोइल कहते हैं। जैसे यहाँ ये एस्टिल है, यहाँ पे ये बेंजोइल है तो ये बेंजोइल क्लोराइड होता है, ये भी निकल जाता है, ये जुड़ता है और ये HCl बाहर हो जाता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के यौगिक जो है वो यहाँ पर बन सकते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। तो पहला हो जाएगा इसमें एल्कलीकरण। कौन सा हो जाएगा एल्कलीकरण। तो यहाँ पे एल्काइलेशन अर्थात एल्कलीकरण कराते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। जब बेंजीन लेते हैं, हम बेंजीन पे क्रिया करवा रहे हैं, बेंजीन हो जाती है और बेंजीन क्रिया करती है किससे CH3Cl से, प्रेजेंस किसकी होगी तो निर्जल AlCl3 से क्रिया कराते हैं, इसको गर्म करते हैं। तो ये जो होता है ये यहाँ से ये माइनस में डूबता है और ये मेथिल समूह प्लस में डूबता है। यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन जाता है प्लस में, ये वाला कार्बन होता है, यहाँ पर ये कार्बन जाता है माइनस में। तो माइनस वाला प्लस है और प्लस वाला माइनस में जुड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं क्या बनेगा,
यहाँ पर H हट गया है और H प्लस में गया है, तो इस पर आकर प्लस वाला माइनस से जुड़ जाएगा, क्योंकि ये माइनस से कार्बन, माइनस से कौन जुड़ेगा, प्लस वाला। तो यहाँ हो जाता है क्या, CH3 प्लस क्या हो जाएगा, H और Cl बाहर हो जाते हैं, प्लस HCl। तो ये हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये बन जाता है टॉल्यूइन, इसको बोलते हैं टॉल्यूइन। ये टॉल्यूइन हो जाता है और ये क्या होता है, बेंजीन होता है। तो बेंजीन और ये मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। तो मेथिल क्लोराइड से आप कैसे बना सकते हैं, बेंजीन क्लोराइड, टॉल्यूइन बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसकी क्रिया एस्टिल क्लोराइड से करवाते हैं, इसको हम कहेंगे एस्टिलीकरण, एस्टाइलेशन। एस्टाइलेशन या एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण। ये एस्टिलीकरण क्या होता है इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर CH3COCl लिया जाएगा, ना कि CH3। तो जब एस्टिल समूह लेंगे तो एस्टिलीकरण कहलाएगा, एल्किल समूह लेंगे तो एल्किलीकरण कहलाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर फिर से हम बेंजीन समूह ले रहे हैं, बेंजीन समूह है, बेंजीन यौगिक है जो कि हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक होता है। इसमें डालेंगे CH3COCl। अब इसको भी क्रिया करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, तो निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में, निर्जल AlCl3 को लेकर गर्म कर देंगे और जब इसकी प्रेजेंस में क्रिया करवाएंगे तो ये टूट जाएगा फिर से माइनस में और ये कार्बन जाएगा प्लस में। यहाँ का हाइड्रोजन होगा ये प्लस में और ये कार्बन जो होगा ये माइनस में। तो ये हाइड्रोजन प्लस वाला और ये Cl माइनस आपस में बॉन्ड बना लेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ से HCl निकल जाएगा, HCl बाहर हो जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये वाला क्या है, बेंजीन है, मैंने कहा बेंजीन, बेंजीन हो जाता है। और ये क्या होता है, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड जो होता है वो क्रिया करता है, इससे क्या बना लेता है, तो ये CO समूह जाकर बेंजीन के स्थान पर जुड़ जाएगा, बेंजीन के साथ न्यूक्लियस पर, बेंजीन न्यूक्लियस पर जुड़ जाता है। तो ये बन जाता है क्या, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, कहता है मेथिल फेनिल कीटोन या फेनिल मेथिल कीटोन, मेथिल फेनिल कीटोन हो जाता है, कीटोन, क्योंकि यहाँ पे CO समूह आ जाता है और इधर कार्बन इधर कार्बन, इसको कीटोन कह सकते हैं, मेथिल फेनिल या फेनिल मेथिल कीटोन कह सकते हैं। अगली क्रिया हम करा के देख लेते हैं। अब बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइलीकरण भी करवा लेंगे, उससे पहले हम एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करवा लेते हैं। तो इस बार हम देखेंगे एस्टिलीकरण क्रिया, ये भी एस्टिलीकरण ही है लेकिन यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करवाएंगे, ना कि एस्टिल क्लोराइड से क्रिया करवाएंगे। तो आइए देखते हैं, ये लेते हैं बेंजीन और इसकी क्रिया करवाएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO, CH3CO। आपको पता है ये एस्टिल समूह होते हैं, लेकिन जब एसिटिक अम्ल ये रहे होंगे अर्थात OH रहे होंगे, OH तो ये HOH निकल जाता होगा, तो ये O इससे बॉन्ड और ये बॉन्ड इससे बॉन्ड दोनों से बना लेता है, तो ये हो जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हम एसिटिक एनहाइड्राइड लिखने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, आप देखिएगा समझिएगा। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड हो जाता है, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। एक O से दोनों एसिटिल समूह जुड़े हुए हैं, ये वाला भी और ये वाला भी एक O से जुड़ा, इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ये बेंजीन है, बेंजीन, और ये एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक, दो एसिटिक अम्ल को लेकर गर्म कर दिया जाता है तो एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो ये बन जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं। अब इसको क्रिया करवाएंगे AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 कैसा लेंगे, निर्जल ही लेंगे और निर्जल के साथ जब इसको गर्म करेंगे तो ये क्या करेगा, अब यहाँ से ये टूट जाएगा, इसमें ये प्लस में जाएगा और ये जाएगा माइनस में, और यहाँ का H आपको पता है ये जाएगा प्लस में और यहाँ का ये कार्बन होगा ये माइनस में जाएगा। अब प्लस वाला माइनस से और माइनस वाला प्लस से जुड़ जाता है, तो यहाँ पर बन जाता है क्या, ये बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर आ जाएगा क्या, माइनस वाला पार्ट CH3COO, सॉरी माफ कीजिए, ये प्लस वाला पार्ट CH3CO समूह, तो ये बेंजीन इस पर आ जाएगा CH3CO, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ये आ जाता है, ये वही बन गया मेथिल फेनिल कीटोन कह सकते हैं इसको, मेथिल फेनिल कीटोन, मेथिल फेनिल कीटोन हो जाता है। कीटोन क्या होते हैं, तो CO समूह के जो यौगिक होते हैं अगर R से दोनों तरफ से घिरे हुए हैं तो इनको क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। तो मेथिल फेनिल कीटोन हो जाता है और साथ में क्या निकल जाएगा, यहाँ का H और ये CH3COOH, ये CH3COO
ये हो गया माइनस का, और ये H प्लस का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल बना लेगा, ये बनाएगा एसिटिक अम्ल। तो देख सकते हैं यहाँ पे एसिटिक अम्ल भी आप इससे बना सकते हैं, और मेथिल फेनिल कीटोन तो बन ही गया। अब इसके बाद क्रिया करवा लेते हैं किससे, बेंजोइल क्लोराइड से। बेंजोइल में क्या होता है, C6H5COCl लेते हैं, अर्थात बेंजोइक अम्ल का OH समूह जब Cl के द्वारा विस्थापित हो जाता है तो वो बेंजोइल क्लोराइड कहलाता है। देखते हैं कैसे, अब देख लीजिएगा C6H5COOH, अगर ये OH हट जाए अर्थात इसको हम PCl5 से क्रिया करवा दें तो ये आ जाएगा C6H5COCl बन जाता है, ये बेंजोइल क्लोराइड होता है। इससे क्रिया करवानी है हमें, तो अब देखते हैं बेंजीन की क्रिया, ये कहलाएगी बेंजोइलीकरण, बेंजोइलेशन। बेंजोइलीकरण, बेंजोइलीकरण होती है, ये हो जाएगी 4th नंबर की क्रिया आपकी। इसमें फ्रीडल क्राफ्ट की चौथी क्रिया हो जाएगी। तो इसमें क्या होती है देखते हैं, इसको क्रिया करवाते हैं बेंजीन से, या आप टालुइन से भी करवा सकते हैं। टालुइन से करवाएंगे, अगर पहली क्रिया करवाते हैं एल्कलीकरण करवाते हैं तो बेंजोइल जालिन बन जाता है। जालिन आपको पता होना चाहिए, एक बेंजीन के ऊपर 2 CH3 लगते हो, एक नाभिक पर और एक आर्थो मेटा या पैरा किसी पर भी लगा सकते हैं। तो देखिएगा ये बेंजीन हो जाता है, इसको क्या करवाएंगे फेनिल बेंजोइल क्लोराइड से। बेंजोइल को क्या कहते हैं, तो आप बेंजोइल ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बेंजीन है, इस पर COCl लगा हुआ है, इससे क्रिया करवा दीजिए किसकी प्रेजेंस में, तो AlCl3 ही प्रेजेंस में रखा जाएगा यहाँ पर AlCl3। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने AlCl3 के अलावा भी नाम दे रखे हैं, जैसे कि BF3 है और SnCl4 है और ZnCl2 है, इस तरह के यौगिक और वैज्ञानिकों ने बता रखे हैं, लेकिन उन सब में अगर कोई बढ़िया आपसे कारक दिखा तो ये AlCl3 ही था। तो देखिएगा ये निर्जल AlCl3 लेते हैं, AlCl3 कैसा होगा, निर्जल AlCl3 लेकर इसको गर्म करते हैं, तो यहाँ से आपको पता है यहाँ का H और यहाँ का Cl, ये माइनस में, ये कार्बन जाएगा प्लस में, बॉन्ड कार्बन से होता है ध्यान रखिएगा, और यहाँ का H जो है वो प्लस में, ये माइनस में, ये फिर से जोड़ देंगे तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, बाइफेनिल बन जाता है, जिसको डाइफेनिल या बाइफेनिल भी कहते हैं। तो हम इस तरह बना रहे हैं, ये हो जाएगा डाइफेनिल कीटोन, इसको बोलते हैं, क्योंकि 2 फेनिल हैं और क्या बन गया, CO समूह बीच में जब होता है, कार्बन कार्बन से घिरा होता है, तो इसको डाइफेनिल कीटोन कहते हैं। कीटोन क्या होता है, CO समूह से अगर R इधर है और R इधर लगा हुआ है तो कीटोन होते हैं, लेकिन यहाँ पे डाइफेनिल लगे हुए हैं, दोनों एरोमेटिक समूह लगे हुए हैं, तो ये डाइफेनिल या बाइफेनिल कहलाएगा, बाइफेनिल कीटोन, डाइफेनिल या बाइफेनिल कीटोन कहते हैं इसको। यह बेंजीन होता है, बेंजोइल क्लोराइड कहलाता है, बेंजोइल क्लोराइड, यह बेंजोइल क्लोराइड हो जाता है। अगली क्रिया हमारी है गैब्रियल थैलेमाइड क्रिया। देखते हैं क्या होता है इसमें। गैब्रियल थैलेमाइड में थैलेमाइड लेते हैं, थैलेमाइड जो होता है वो थैलिक अम्ल की एमीन से क्रिया करा के, सॉरी अमोनिया से क्रिया करा के तब बनता है। तो देखते हैं कैसे बनता है, उसको भी देख लेते हैं। और गैब्रियल थैलेमाइड होता क्या, यानी थैलेमाइड होता क्या है, तो बेंजीन होता है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ भी C डबल बॉन्ड O, और इससे जुड़ जाता है क्या, NH। ये अमोनिया रहा होगा, OH, क्योंकि ये COH और COOH रहे होंगे, इसकी अमोनिया से क्रिया हुई होगी, NH, ये HOH निकल गए, ये HOH ये यहाँ से निकल गए, तो ये एमाइड बन जाता है। ये आप देख सकते हैं, OH इसका, H इसका, अमोनिया के 2 H और इस थैलिक अम्ल के 2 OH जब निकल जाते हैं तो थैलेमाइड बन जाता है। अब इसको क्रिया करवाते हैं हम KOH से। ये क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब इससे क्रिया करवाते हैं तो ये बन जाता है क्या, ये H हट जाता है, HOH क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, जल बन जाएगा, और ये बन जाएगा पोटेशियम थैलेमाइड। ये हो जाएगा COO बॉन्ड COO ये CON और ये बॉन्ड K, तो ये सोडियम थैलेमाइड हो जाता है, सॉरी पोटेशियम, क्योंकि सोडियम लिया तो सोडियम होगा, पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम होगा, यहाँ पे आप सोडियम ले सकते हैं। तो ये हो जाता है पोटेशियम थैलेमाइड,
थैलेमाइड। अब इस पोटेशियम थैलेमाइड को क्या करवा देते हैं RX से, एल्किल हैलाइड से, RX से, X जाएगा माइनस में, R जाएगा प्लस में, सोडियम थैलेमाइड को सॉरी पोटेशियम थैलेमाइड को तोड़ेंगे, ये जाएगा पोटेशियम प्लस में, N जाएगा माइनस में, प्लस वाला माइनस को और माइनस वाला प्लस को रिएक्ट करके जुड़ जाएगा और प्लस वाला माइनस कीजिए, याद रखिएगा। तो ये जुड़ेगा पोटेशियम के स्थान पे, कौन R है, R आ जाएगा पोटेशियम के स्थान पर, ये हो जाएगा C6H5, यानी ये 4 हो जाएगा, 5 नहीं, तो यहाँ पे COH लगे हुए हैं, इसको हम CCH4 कह सकते हैं, CO और यहाँ पर CO और इसे लग जाएगा क्या, N लगा ही हुआ है, N बॉन्ड R हो जाएगा। अब इसकी क्रिया करवा देते हैं किससे, इसका करवा देते हैं जल अपघटन, यहाँ पे डालते हैं 2H2O और दोनों H2O टूट जाएंगे H प्लस में और OH माइनस में, तो ये टूटेगा बॉन्ड, ये नाइट्रोजन माइनस में, ये प्लस में, ये फिर से टूटेगा, ये माइनस में और ये प्लस में। अब ये H जो है वो N को मिल जाएंगे और OH जो है ये OH ये बेंजीन इनके CO को मिल जाएंगे, तो ये बना लेगा क्या, थैलिक अम्ल बना लेगा। CO है, OH आएगा कहां पर, इसी के साथ में OH हो जाएगा और यहाँ पर भी एक COOH हो जाएगा, ये बन जाएगा थैलिक अम्ल, थैलिक अम्ल। और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में बन जाएगा RNH2, R है इसके साथ में क्या है, N है और 2 H है, तो N और 2 H आएंगे कौन से, ये दोनों H प्लस माइनस से जुड़ जाएंगे तो NH2 हो जाएंगे, ये बन जाएगा एमीन। और कौन सा एमीन है, तो ये प्राथमिक एमीन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्राथमिक एमीन बनाने की एक क्रिया होती है कौन सी, गैब्रियल थैलेमाइड, और बाकी सभी जो नाम हैं उनको आप याद रखिएगा, ये एल्किल थैलेमाइड होता है, एल्किल थैलेमाइड, ये एल्किल थैलेमाइड होता है, ये पोटेशियम थैलेमाइड होता है और ये थैलेमाइड होता है, एमाइड होता है। एमाइड क्या होता है, CO और NH जहां पे लगे होते हैं उस समूह के कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो थैलेमाइड अर्थात एमाइड कहलाते हैं। ये तो थैलेमाइड हो गया, थैलिक अम्ल से था। और अगर CH3COO होता, OOH, उसमें अगर NH2 लग जाता तो एस्टेमाइड कहलाता। तो आप देख सकते हैं ये आपकी क्रिया गैब्रियल थैलेमाइड क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्रिया पे आते हैं, HBZ क्रिया। तो HBZ क्या होती है, हेल वोल्हार्ड जेलेंस की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया होती है। इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल का अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो क्लोरीन या ब्रोमीन द्वारा विस्थापित हो जाता है और इसमें प्रेजेंस लेते हैं फास्फोरस, कैसी, लाल। तो ध्यान रखिएगा, जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं तो उसको हम Br2 या Cl2 द्वारा क्रिया करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, P कैसा लेंगे, लाल लेते हैं, इसको गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा RCOOH हो जाता है, RCOOH होता है। इसको क्रिया करवाएंगे तो यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन जो इसमें होगा एल्किल समूह में वो अल्फा हाइड्रोजन का व्युत्पन्न देगा, तो अल्फा हैलो व्युत्पन्न बन जाता है। क्या बनता है, अल्फा हैलो व्युत्पन्न, ये ध्यान रखिएगा, व्युत्पन्न बन जाता है। कैसे बनता है, तो एक क्रिया हम आपको करवा के दिखा रहे हैं। यहाँ पर एसिटिक अम्ल हम लेकर देख रहे हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल में R की जगह CH3 लेते हैं, CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल हो जाता है। क्या होता है, एसिटिक अम्ल। अगर वीडियो आपको समझ में कम आ रही तो पुश करके आप देखिएगा, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगी, सारी नेविगेशन आपको अच्छे समझ में आएंगी। इसकी क्रिया करवानी है मैंने क्लोरीन गैस है और ये प्रेजेंस में है लाल फास्फोरस। जब लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तो इसका अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है मैंने बता रखा है, COOH के साथ जो कार्बन लगा हुआ है, यानी क्रियात्मक समूह इससे लगा जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन, इससे बाद वाला अगर है तो दूसरा कार्बन बीटा कार्बन, और इसके बाद बीटा कार्बन है तो वो गामा कार्बन कहलाता है। इन पर लगे हाइड्रोजन जो होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन या गामा हाइड्रोजन कहलाते हैं। यहाँ पे एसिटिक अम्ल में आपको पता है ये क्रियात्मक समूह हो जाता है और क्रियात्मक समूह का ये पहला कार्बन होता है तो इसको अल्फा कार्बन कहते हैं और इस पर लगे 3 हाइड्रोजन है, ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो ये क्रिया क्लोरीन से अगर करवा रहे हैं तो क्लोरीन एक H को हटाएगा बार बार और प्रत्येक बार H को हटाएगा तो ये 3 बार H हटा सकता है, अर्थात यहाँ CCl3COOH बन सकता है। तो हम एक बार करवा के देख रहे हैं, आप
सिर्फ एक बार करवाइएगा। ये क्या बन जाएगा, ये वाला H जो है इस Cl के द्वारा विस्थापित हो जाएगा एक H, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2 बचेगा, Cl यहाँ लग जाएगा और साथ में क्या है COOH, तो ये अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल हो जाता है। इसका नाम होता है अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल में है तो इसलिए एसिटिक अम्ल हो जाता है। साथ में क्या निकल जाएगा, तो एक Cl और एक H रिमूव हो जाता है, तो यहाँ से क्या निकल जाता है H और Cl निकल जाता है। बहुत आसान सी क्रिया होती है, ये अल्फा हाइड्रोजन की हैलोजन व्युत्पन्न बनाने वाली एक क्रिया है। तो अल्फा हैलोजन व्युत्पन्न बनते हैं, इसमें किसके बनते हैं, तो ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया होती है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में आप ले सकते हैं अगर कोई ऐसा यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, तो यहाँ पे एसिटिक अम्ल की जगह आप चाहें तो प्रोपेनोइक अम्ल भी ले सकते हैं, जैसे कि CH3 CH2 COOH, तो ये पहला कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, क्योंकि अल्फा कार्बन यहाँ पर मौजूद है उसमें 2 हाइड्रोजन भी है, तो ये क्रिया कर लेगा आसानी से। तो इसे भी आप करवा सकते हैं, प्रोपेनोइक अम्ल के अल्फा हाइड्रोजन से क्रिया हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट क्रिया हमारी कौन सी हो जाती है, तो नेक्स्ट हमारी क्या है कॉल्वेस सिमेटिक क्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें हम जनरली बेंजीन ले सकते हैं या फिनॉल ले सकते हैं या सोडियम का फिनॉक्साइड ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर फिनॉल लेकर क्रिया करवा रहे हैं, आप अगर चाहें तो फिनॉक्साइड भी ले सकते हैं, वहां पे आपको एक NaOH डालकर Na का व्युत्पन्न बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम यहाँ पे फिनॉल ले रहे हैं, इसमें NaOH डालेंगे NaOH, तो ये बन जाएगा सोडियम से क्रिया कर लेगा HOH यानी जल निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में और ये प्लस में ये माइनस में, आपको पता है विस्थापित हो जाएंगे, H Na द्वारा विस्थापित हो जाएगा और क्या बना लेगा, तो यहाँ बना लेगा सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या है, फिनॉल होता है। फिनॉल जब क्रिया करता है किसे NaOH से, तो ये बना लेता है ONA, ये होता है सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। और जो सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ क्रिया करता है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम CO2 डाल देंगे, CO2 डालेंगे, टेम्परेचर कितना होगा 400 केल्विन पर और 4 से 7 ATM दाब, ये ताप और दाब लेंगे। अगर इसको क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर एक व्युत्पन्न बन जाएगा जो कार्बोक्सिल व्युत्पन्न हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये सोडियम फिनॉक्साइड का एक कार्बोक्सिल व्युत्पन्न बन जाएगा, ये O और ये Na और यहाँ पर हो जाएगा COO। अब यहाँ का H जो है वो पीछे बढ़ जाएगा थोड़ा सा, इसके बीच में COO बैठ जाएगा यानी CO2 बैठ जाएगी। अब ये बन जाएगा क्या, सोडियम फिनॉक्साइड का कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। अब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होगा ये रीअरेंज करेगा, रीअरेंजमेंट, तो रीअरेंजमेंट हम नीचे करते रहे, रीअरेंजमेंट क्रिया होगी तो ये क्या बनाएगा, ये Na विस्थापित होकर यहाँ पर आ जाएगा, H यहाँ चला जाएगा, तो ये बना लेगा सोडियम सैलिसिलेट। क्या बनाएगा, सोडियम, यहाँ O हो जाएगा और यहाँ H हो जाएगा इस स्थान पर और यहाँ पर COO Na हो जाएगा, ये कहलाता है सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट बन जाता है। अब ये सोडियम सैलिसिलेट क्योंकि हमें Na हटाना है, तब ये जाकर सैलिसिलिक अम्ल दे देगा, तो Na कैसे हटा जाएगा आपको पता है। आप Na को अगर हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डालिए तनु H2SO4 या HCl, H2SO4 डालेंगे तो 2 मोल लेना पड़ेगा, HCl डालेंगे तो एक H एक Na को हटा देगा, NaCl बन जाएगा, NaCl विस्थापित हो जाएगा और क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ पर हो जाएगा COOH, ये हो जाता है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। ये हो जाती है हमारी कौन सी, कॉल्बे सिमिट क्रिया। अब कॉल्बे सिमिट में आपको कॉल्बे सिमिट ही नहीं देखना है, बल्कि कॉल्बे सिमिट, कॉल्बे के अलावा एक सिमिट क्रिया भी आती है इसमें। तो नाम एक ही होता है लेकिन इसमें क्रियाएं अलग अलग होती हैं क्योंकि होती है कार्बोक्सिलिक अम्लों से ही बेस्ड होती हैं। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है एक प्रकार का, सैलिसिलिक अम्ल एक प्रकार का कार्बोक्सिल समूह वाला यौगिक है। तो जितनी भी कॉल्बे की क्रियाएं हैं वो सभी जो हैं वो कार्बोक्सिल समूह की बेस्ड क्रियाएं होती हैं, क्योंकि कॉल्बे ने एसिटिक अम्ल की खोज ही की थी, तो इसी पे प्रयोग इनके सारे दिखाई देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो अब अगली क्रिया हमारी हो जाएगी, ये तो हो गई कॉल्बे सिमिट। अगली क्रिया हम देखेंगे कॉल्बे क्रिया, कौन सी क्रिया हो जाएगी, तो कॉल्बे क्रिया अलग होती है, कॉल्बे सिमिट अलग होती है मैंने कहा, और सिमिट क्रिया अलग होती है। तो हम तीनों क्रियाओं पे नजर डालते हैं। अगली क्रिया हमारी कौन सी होती है देखते हैं, कॉल्बे वैद्युत अपघटन। तो क्या होता है कॉल्बे वैद्युत अपघटन, इसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का कोई लवण लेते हैं, जैसे सोडियम एसिटेट या पोटेशियम एसिटेट ले लेते हैं। तो यहाँ पर ले रहे हैं CH3COONA, सोडियम एसिटेट लेते हैं। क्या लेते हैं,
सोडियम एसीटेट लेते हैं, एसीटेट लेंगे तो यहाँ पर इसको जली विलयन में घोलना होगा, यानी जल में घोलना होगा, तो इसके 2 मोल लेते हैं और जल को भी 2 मोल ले लेते हैं, HOH या H2O ले सकते हैं आप। ये होता है क्या, जल। जब ये जली विलयन बना लेंगे तो जली विलयन इसका वैद्युत अपघट्य बन जाएगा और वैद्युत अपघट्य में विद्युत प्रवाहित कर देते हैं। क्या करते हैं, वैद्युत अपघटन करवाते हैं, वैद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटन कराते हैं। जब वैद्युत अपघटन क्रिया करवाएंगे तो विद्युत प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये सब आयनों में टूट जाएंगे, ये प्लस में, ये कार्बन डाइऑक्साइड माइनस में, और ये मुक्त मूलक में टूट जाएगा, यहाँ H प्लस में और OH माइनस में। तो इन सब की आयनिक क्रिया होती है एक प्रकार से, सब आयनों में टूटकर उसके बाद पुनः आपस में यौगिक बनाते हैं, नए नए यौगिक बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं पहले उसको हम देखते हैं, फिर हम आपको पूरी क्रिया, पहले समग्र क्रिया देख लेते हैं, फिर हम इसके स्टेप वाली क्रिया भी आपको समझा देते हैं जो कैथोड पर और एनोड पर अलग अलग होती है। तो आइए देखते हैं इस क्रिया को पहले। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों मेथिल आपस में जुड़ जाएंगे, मेथिल मेथिल यानी CH3 बॉन्ड CH3 जुड़ जाएगा, तो ये बन जाता है एथेन बना लेते हैं। 2 CO2 जो होगी वो अपने इलेक्ट्रॉन त्याग करके 2 गैस बना लेंगी, कौन सी, CO2, 2 मोल बन जाएगी, CO2 बन जाएगी, प्लस H आपको पता है दोनों हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेंगे ये, और ये बना लेते हैं H2 गैस बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, और बचा क्या, Na बचा और OH बचा, ये लवण बना लेते हैं, प्लस NaOH बना लेते हैं, कितने मोल, तो 2 मोल बन जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मोल, यहाँ प्लस 2 NaOH बन जाता है। अब यहाँ पे वैद्युत अपघटन होता है तो इसकी ओवरऑल क्रिया कैसे होती है हम आपको पूरी क्रिया समझाने वाले हैं। यहाँ पे हालांकि बना क्या है और क्या हो रहा है आपको समझ में आ गया होगा। जब सोडियम एसिटेट लेंगे तो एसिटेट में आपको पता है 2 कार्बन है, एक निकल जाएगा फिर भी एक बचेगा, तो 2 मोल लिए हो तो एक मेथिल बचा, दूसरे वाले में भी मेथिल बचा, तो दोनों मिलकर आपस में एथेन बना लेते हैं। अगर आप 3 कार्बन का लेंगे तो एक निकल जाएगा, 2 कार्बन वाले बचेंगे, और 2 मोल होंगे तो 2 करके 4 हो जाएंगे। मैंने कहा यहाँ पर 2 कार्बन है, मेथिल बचा और ये CO2 वाला, तो CO2 वाला तो निकल जाएगा, एक बचेगा यहाँ, एक दूसरे में बचेगा, तो एथेन बन जाता है। इस तरह अगला कर लेंगे एक और, अगर प्रोपेनोइक हमने ले रहे हैं तो वहां से आप क्या बना सकते हैं, ब्यूटेन बना सकते हैं, N ब्यूटेन आप बना सकते हैं, प्रोपेन नहीं बनेगी, 3 कार्बन की ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे हम क्या होता है, अब इसकी स्टेप वाली क्रिया हम देखते हैं। तो पहले हम इस क्रिया को पूरा लिखेंगे, 2CH3 COO Na प्लस 2H2O या 2HOH। अब यहाँ पे वैद्युत अपघटन होगा तो ये पहले आयनिक रूप में टूटेंगे। मैंने कहा इस क्रिया को हम पूरा समझाना चाह रहे हैं, ये क्रिया आपके समझ में आ जाए कैसे आयनिक रूप में ये कन्वर्ट हुई होगी, कैसे कैथोड पे बना होगा, कैसे क्या एनोड पर बना होगा, उन चीजों को भी देखेंगे अभी। आपको पता है, अगर हम ऐसे बता दें तो ये एनोड पर बनती है और ये बनती है कहाँ पर, हाइड्रोजन बनती है कैथोड पर। लेकिन क्या आपको समझ में आया, नहीं ना, तो इसको आप समझिए कैसे बनेगी। तो अब इसको पहले आयनिक रूप में हम लिखते हैं। आपको पता है ये सब टूटेंगे प्लस में माइनस में, दूसरे प्लस तो लिखते हैं, ये टूटेगा, ये सोडियम प्लस में, कार्बन डाइऑक्साइड माइनस में, लेकिन मिथिल टूटेगा मुक्त मूलक के रूप में, ये कार्बन और ये कार्बन आपस में मुक्त मूलक में टूट जाएंगे। तो ये क्या करेगा, 2CH3 देगा मुक्त मूलक के, मेथिल आयन मेथिल मुक्त मूलक बन जाएंगे, और साथ में क्या बनेगी, 2CO2 बनेगी, 2 मोल CO2 बन जाएगी। इस पर माइनस चार्ज होगा, अभी होगा, हम बाद में बताते हैं। और Na बनेंगे कितने, 2Na प्लस बन जाएंगे, H कितने हैं, 2H प्लस बन जाएंगे, 2H प्लस बन जाएंगे, और साथ में 2OH माइनस बन जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना होता है, 2OH माइनस में। अब इसको हम क्या करते हैं, अब देखते हैं यहाँ पे, ये तो अभी क्रिया में नहीं, ये पदार्थ ही है, इनको जब जल में घोलेंगे विद्युत प्रवाहित करेंगे तो आयनों में टूटेंगे। अब आयनों में टूटेंगे, विद्युत प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। आपको पता है एनोड से इलेक्ट्रॉन कैथोड की ओर जाएंगे, कैथोड से करंट एनोड की ओर आएगी, तो इसमें कुछ अदला बदली होगी, इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, तो कहीं ना कहीं जिसके पास कम है उसको एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा, अर्थात आयन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और कैटायन का रिडक्शन हो जाएगा और एनायन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे होते हैं। अब देखते हैं एनोड पर, ऑन कैथोड। अब क्रिया में एक एक देखेंगे। ऑन कैथोड पर पहले देखते हैं, ये आयन एनोड, ऑन एनोड। तो ऑन एनोड पर कौन सी क्रिया होनी है, यानी एनोड पर कौन सी क्रिया होगी वो हम देखेंगे। अब इनमें से सारी चीजों को हम आयनिक रूप में इनमें से कुछ लेंगे, इनमें के कुछ पदार्थ रखकर देख लेते हैं, क्योंकि हमने पदार्थ ले लिया लेकिन अभी बना हमारा क्या वो हमें नहीं पता, लेकिन इस आयनिक रूप को हम पूरा रखेंगे और क्रिया देखेंगे क्या होगी। तो 2 मेथिल ले रहे हैं हम यहाँ पे 2 मेथिल, 2CH3 मुक्त मूलक प्लस हम लेते हैं यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड
CO2 कितने मोल, 2 मोल, जो कि माइनस में है, इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये तो मेथिल मेथिल आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या बना लेंगे, CH3 बॉन्ड CH3 बन जाएगा, ये बन गया क्या, एथेन बन गया, एथेन बन गया। अच्छा बचा क्या, CO2 बची, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्लस 2 मोल CO2 है, दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये हो जाएगी ऑक्सीडेशन क्रिया। अब देखते हैं ऑन कैथोड, ये ऑक्सीडेशन क्रिया एनोड पर हो गई। ऑन कैथोड, अब ऑन कैथोड क्या होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ऑन कैथोड क्या हो रहा है, अब इसमें क्या लेंगे हम, बाकी जो बच रहा है ये हो गया, ये हो गया, बाकी जो बचा उसको हम कैथोड पर ले लेते हैं। हम लेंगे क्या, Na 2 मोल है, प्लस में है, प्लस दूसरा क्या है, H प्लस है, 2H प्लस है, प्लस OH माइनस है। अब ये दो भी, ये भी 2 हैं, आपको पता है, ये भी कितने हैं, 2 OH हैं, 2 OH माइनस में है। इसको अब देखते हैं, Na से OH क्रिया कर लेगा, क्या बना लेगा, 2NaOH बना लेगा, बचा क्या हमारे H बचे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन हुआ है और एनोड पर बने हैं, वो इलेक्ट्रोड अब कहाँ आ जाएंगे, वो एनोड पर सॉरी कैथोड पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे किसको, ये मिल जाएंगे हाइड्रोजन को। अब ये क्या बन जाएगी, प्लस ये बना लेगी H2 गैस। तो देख लीजिएगा, ये कैथोड पर क्या बन रही है और एनोड पर क्या बन रही है। ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये कहाँ बन रही है, ये बन रही है कैथोड पर, और ये H2 गैस है जो कि कहाँ बन रही है, कैथोड पर। माफ कीजिएगा, ये एनोड है और ये कैथोड पर। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने कहा, ये देखिए एनोड पर, और CO2 सॉरी हाइड्रोजन जो है वो कहाँ पे बन रही है, कैथोड पर। अब इसमें क्या क्रिया क्या हुई, इसी को ओवरऑल समग्र रूप से लिखा जाता है। आयनिक रूप को आयनिक रूप से काट देते हैं तो हमारा समग्र रूप जो बचा हुआ है वो लिखा जाता है। तो ये क्रिया कैसे बनी होगी देखिएगा जरा, ये आयनिक रूप में टूटा, मैंने इसको एक बार लिखा यहाँ पर, तो यहाँ भी लिखा, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष को कैंसिल कर देते हैं, हटा देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं। तो ये अभी जो इसको लिया गया, इसमें क्या क्या बच रहा है वो देखना है हमें, क्योंकि यहाँ पर मेथिल से कैंसिल हो गया, इसको यहाँ पे बना था इसलिए मैंने इसको लिया यहाँ पर, इनको कैंसिल कर रहे हैं अभी हम। CO2 जो है, CO2 को हटा देंगे हम, यहाँ पर नहीं लिखेंगे, और Na को नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे आयनिक ग्रुप नहीं लिखा गया, इसलिए हम आयनिक ग्रुप को हटा रहे हैं, जो हमारा यौगिक है वही हम लिख रहे हैं। तो Na से हमारा Na यहाँ का कैंसिल हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लिख रखी है, इसको हम कैंसिल कर दे रहे हैं। OH है यहाँ पर, यहाँ OH कैंसिल कर दे रहे हैं। बच्चे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ जुड़ गए, तो इनका भी बराबर पूरा वैल्यू हो गया। अब बच्चा क्या हमारा, तो आप देख सकते हैं ये हमने इतना पदार्थ लिया, इससे ये बना और ये इतना बना, तो यही तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, वही क्रिया हो जाती है कॉल्वे वैद्युत अपघटन। ये हो जाती है कॉल्वे वैद्युत अपघटन। आपने कॉल्वे देखी, कॉल्वे वैद्युत अपघटन देखी। अब हम देखेंगे सिमिट क्रिया, क्योंकि कॉल्वे सिमिट पहले वाली थी, उसमें आपने देखा है सिमिट पीछे लिखा हुआ है उसके कॉल्वे के, लेकिन सिमिट क्रिया अलग होती है, तो उसको भी देख लेते हैं सिमिट क्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें भी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया ये भी है। तो यहाँ पर हम लेंगे कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं, हम ले रहे हैं यहाँ पर CH3COOH, और यहाँ पे COH जब लेंगे, H कम लेंगे, तो यहाँ पे B कार्बोक्सिलीकरण हो जाता है, एक तरह से COH समूह जो होता है पूरा तरह से Me में बदल जाता है। अर्थात यह क्रिया जो होती है वो COOH को बदल देती है किसमें, NH2 में बदल देती है। यह ध्यान रखना है आपको। कैसे, तो आपको पता है यहाँ पर डालते क्या है, HN3 जो कि हाइड्रोजोइक अम्ल होता है, तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल अर्थात एसिटिक अम्ल, 2 कार्बन का एसिटिक अम्ल हो जाता है, एसिटिक अम्ल, और ये हो जाता है हाइड्रोजोइक अम्ल, माफ कीजिएगा HN3 होगा, तो ये हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल हो जाता है। अब ये हाइड्रोजोइक अम्ल क्रिया करता है किसकी उपस्थिति में, H2SO4, कैसा, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अगर इसको हम गर्म कर दें तो ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है। तो ये CO2 जो होगी ये यहाँ की ये निकल जाती है, CO2 निकल जाएगी, तो क्या बचेगा यहाँ पर H बचेगा, और नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाएगी, N2 निकल जाएंगे तो NH बचेगा, और ये H NH2 बना लेंगे। तो ये बचा क्या, यहाँ पर CH3 बचा मेथिल, और यहाँ का H बचा, यहाँ का H बचा, और एक N बचा, तो ये NH2 बन जाएगा, और साथ में क्या होगा, N2 निकल जाएगा, प्लस यहाँ की CO2 निकल जाएगी, CO2, और ये दोनों गैसें बुदबुदाहट के साथ निकलती हैं। कैसे निकलती हैं, तो बुदबुदाहट के साथ निकलती हैं। ये हो जाएगा मेथिल एमीन।
तो ये मेथिलेमिन होता है, ये नाइट्रोजन गैस और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों ही बुदबुदाहट के साथ निकलती हैं। ये गैसें दोनों बुदबुदाहट के साथ रिमूव होती हैं, ये दोनों ध्यान रखिएगा। तो ये मेथिलेमिन बन जाता है। आप चाहें तो इससे प्रोपेनोइक अम्ल लेकर एथिलेमिन भी बना सकते हैं, आप करके देख लीजिएगा, ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा। CH3CH2COOH प्लस HN3 और इसमें डालेंगे H2SO4, कैसा कंसंट्रेटेड, और बताइएगा क्या बनेगा, यहाँ पर कौन सी गैस बनेगी, सॉरी कौन सा यौगिक बनेगा। तो यहाँ तक आपने देखा कि कॉल्वे-वैक्सोटन और कॉल्वे-सिमिट और सिमिट क्रिया क्या होती है, गैब्रियल थैलेमाइड क्या होती है, HVZ क्या होती है। तो ये कहीं ना कहीं आपके बोर्ड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिया हो जाती हैं। पढ़ते रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको ऐसी वीडियो जो इम्पोर्टेंट हैं ये वीडियोज़ आपको हम देते रहेंगे। इसके अलावा हम नेम रिएक्शन की ये सीरीज अभी कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हमारी सारी कम से कम 30 से 35 क्रियाएँ नहीं हो जाती हैं। 35 से 40 की संख्या में आपको ये क्रिया हम करवाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, गुड बाय।